हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आई हैं लेखपाल की, उसमें एक टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। तो जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन का बुक के बारे में। इसमें डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आई उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राम समाज एवं विकास। अरिहंत बुक बहुत ही अच्छी है, आपको हम PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे जितना पढ़ाएंगे। और उसके बाद देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कवर किया गया वो बारे में इसको देख लेते हैं। जैसे केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम योजनाओं का संकलन किया गया है। ठीक है, अगला है, कहता है कि अभ्यास हेतु 10 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया, जैसे केंद्र एवं उत्तर प्रदेश, केंद्र की योजनाएं एवं उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी की गई हैं। अभ्यास हेतु 10 प्रैक्टिस सेट एवं कृषि व्यवस्था से संबंधित अध्ययन सामग्री भी इसमें दिया गया है। ठीक है, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन भी किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो जो भी टॉपिक हैं सभी देख लेते हैं कितने टॉपिक तक हैं। अगर बात करें तो 6 टॉपिक इसमें यहाँ तक दिए गए हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास प्रबंधन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 4th नंबर पे टॉपिक है। इतने सारे जितने भी टॉपिक हैं इन सभी का अगर बात किया जाता है तो इन सभी को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। अगला है टॉपिक अगला जो है ये पंचायती राज भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो भी है भारत की केंद्र की योजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था किस प्रकार से है, कृषि विभाग कब स्थापना हुई, हरित क्रांति क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा अध्याय 1 ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। इसमें क्या है, फुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या है कि जो क्विक पॉइंट लिखे होंगे उन सभी को हम देखेंगे। क्विक पॉइंट, क्विक फैक्ट जो लिखे होंगे वही हम देखेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पे आपका क्विक फैक्ट वाला है। तो इसमें देखना, यहाँ पे लिखा है क्विक फैक्ट, जो भी हम पढ़ेंगे उसका क्विक फैक्ट है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। कहता है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो दिखेगा। कहता है ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में मिलता है। किसमें, कहता है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है कहाँ मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है। अगला है कि ग्राम समाज के स्थलों को मकानों की बनावट, जनसंख्या, प्रशासन आदि के आधार पर पूर्वा, यानी छोटे छोटे जो गांव से भी छोटे होते हैं, यानी बहुत छोटे जो गांव उन्हें पूर्वा बोला जाता है। गांव, कस्बा, नगर में बांटा जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतिहर समाज भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाती है तो कुल जो गांव कितने थे, 6,40,930 गाँव थे। अगर बात की जाती है तो 68.89% अगर बात की जाती है कुल टोटल जनसंख्या का है। ग्राम समाज की मौलिक इकाई किसे माना जाता है, तो ग्राम जो है वो समाज की मौलिक इकाई माना जाता है। कार्य निष्पक्षता के कारण प्राचीन ग्राम की स्वशासन व्यवस्था में पंच को परमेश्वर कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पंच को क्या कहा जाता था, परमेश्वर। अगला है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। जो एक कैसा ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, यानी कैसा, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और इसके लेखक कौन थे, याज्ञवल्क्य जी। कौन थे, याज्ञवल्क्य जी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है भाई, थोड़ा इसमें और भी जो भी डीप में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, PDF हम दे देंगे। और लेकिन हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर बात की जाती है, देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पे हैं। हाँ, पहले क्विक फैक्ट और भी लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ देंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। कहता है कि समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, यानी व्यवस्थित रूप अगर होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना कहा जाता है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है
कि कहता है कि समाज में प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले परिवर्तन को समरैखिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर समाज में प्रौद्योगिकी के कारण जो भी अगर परिवर्तन होता है तो उसे समरैखिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अगला तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपका है, कहता है कि मानव जीवन में शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था का परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? ये परिवर्तन होता है वृत्ताकार क्रम में होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे शिशु अवस्था होती है, फिर तरुण अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। इसी को ही क्या कहा जाता है? मानव जीवन में चक्रीय परिवर्तन होता है और इसी को ही वृत्ताकार क्रम में होता है। चलिए, अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है किनशिप। क्या लिखा है? किनशिप को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो बंधुत्व कहा जाता है, नातेदारी व्यंजन भी कहा जाता है, संगोत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्या है? संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक घर में रहते हैं। तो सही, अगर संयुक्त परिवार है, मिला जुला परिवार है, तो उसमें क्या है? 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य मिलते हैं। अगला क्या कहा गया है? अगला कहा गया है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार असम। क्या कहता है? मिताक्षरा संयुक्त परिवार असम एवं बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। और दाया भागा जो संयुक्त परिवार है, असम और बंगाल में पाया जाता है। असम और बंगाल में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कोई क्विक फैक्ट है या फिर क्वेश्चन ही है? तो क्विक फैक्ट है। कहता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा का श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को दिया जाता है। ठीक है, संस्कृतिकरण में समाज का निम्न वर्ग समाज के उच्च वर्ग के संस्कारों, अनुष्ठान, कर्मकांडों एवं विचारों से प्रभावित होता है। अगला क्या है? संस्कृतिकरण से समाज में क्या होता है? संस्कृतिकरण से समाज का जो निम्न वर्ग होता है, उच्च वर्ग के संस्कार जो भी होते हैं, अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं, कर्मकांड एवं विचारों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। आगे बात कर लेते हैं। जो संस्कृतिकरण से समाज में स्थितिक परिवर्तन होता है, ना कि ढांचागत परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्थितिक परिवर्तन होता है। अगला क्या है? पश्चिमीकरण से भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक पक्ष में बदलाव आता है। कैसा आता है? अभौतिक तथा कैसा परिवर्तन आता है? तो भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक पक्ष में बदलाव आता है पश्चिमीकरण से। ठीक है। अगला क्या है? अगला पॉइंट है, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एक बार वॉइस नहीं आया था, पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, कहता है कि संस्कृतिकरण से समाज में ये तो हो गया था। अगला आधुनिकीकरण की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आई है। ठीक है। अगला कहता है कि आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की व्यापकता है जिसे व्यक्ति, समूह एवं समाज के स्तर पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हम करते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो भी कहता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो देखो क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,000 कितने? 6,40,930 गांव हैं। अगर बात की जाती है ये देखो यहाँ पे पूछा भी गया, जैसे चकबंदी लेखपाल 2015 में जो डाटा पूछा गया। अगर बात की जाती है तो भारत कैसा है? एक ग्राम प्रधान देश है, यानी यहाँ पे गाँव की प्रधानता है। अगर बात की जाती है गांव कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 6,40,930 हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। अगर आगे बात की जाती है, भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। भारत लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने क्या किया है? ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो इनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम है? इनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, इनका नाम है। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने क्या किया है? लघु समुदाय की संज्ञा दी है। और ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आदि पाया जाता है। एक और है जिनका नाम है लॉरी नेल्सन। क्या नाम है? लॉरी नेल्सन। इनके अनुसार क्या है? मनुष्य की कहानी अधिकांशतः
ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहता है ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पे क्या 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 दिया गया है, समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। ठीक है, क्या कहता है, पाई जाती है। कृषि मुख्यतः व्यवसाय होता है, हाँ होता है, तो सही बात है। प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है, सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है। अगर बात की जाती है कि कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, तो सबको भाई पता है जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है, प्राथमिकता समूह की प्रधानता भी होती है। ठीक है, आगे अगर बात की जाती है कृषि समुदाय का कृषि भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। कैसा भावनात्मक लगाव होता है। अगला कहता है कि उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ पे क्या होता है, ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति मिलती होती है, मिली जुली होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ पे ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे देखना कि जैसे अगर बात की जाती है, कुछ ऐसे गांव होते हैं जिनकी जो सीमा होती है, बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। किससे, नगरों से संलग्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 83.3 करोड़ है। कितनी, 83.3 करोड़ है। ये तो पीछे हम बात कर चुके थे, 68.89%, 89% जो है देश की कुल जनसंख्या का है। ठीक है, और 6,40,930 गाँव में निवास करती है। ठीक है चलिए आगे बात ये भी कर रहे थे कि भारत के 3.38 लाख जो गांव ऐसे हैं जहाँ पे 1,000 से कम आबादी पाई जाती है, 1,000 से कम आबादी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम शब्द का उल्लेख तो वैदिक साहित्य में किया गया है, सर्वप्रथम उल्लेख इसका किया गया है। अगर बात की जाती है इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है, किसमें, वैदिक साहित्य में की गई है। ग्रामवासी क्षेत्र होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो सही बात है। प्रकृति से निकटता का संबंध होता है, जुड़े रहते हैं, आर्थिक रूप से गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, इस तरीके से व्यवस्थाएं वो लोग करते रहते हैं। अगला क्या है, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। कौन सी क्रिया जो होती है वो अधिक प्रचलित होती है, तो कृषि जो होती है वो अधिक प्रचलित होती है। गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। तो कृषि जो होती है अधिक प्रचलित होती है। तो क्वेश्चन अभी कर चुके पीछे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। तो पहला क्या है, सरल एवं सामान्य जीवन। ये तो सही बात है, ग्रामीण परिवेश में ऐसा तो बिल्कुल होता है, सरल एवं सामान्य जीवन होता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है भाई। अगला क्या है, एकल परिवार की परंपरा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार ज़्यादातर होता है ग्रामीण परिवारों में। और श्रम के विशेषीकरण का महत्व, क्या कहता है, श्रम के विशेषीकरण का महत्व, ऐसा तो होता है ग्रामीण परिवेश में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात की जाती है, कहता है कि ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। असंगत कथन पूछा जा रहा है। पहला है ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो सही है भाई, करता है। अगला कहता है व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से होता है। परिवार होता है, बिल्कुल होता है भाई, परिवार ही होता है उसका। अगला क्या है, कहता है जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, तो कम होता है भाई, ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व तो कम होता है। और अगर बात की जाती है विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये वाला जो कथन है बिल्कुल गलत है, ये असंगत कथन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात की जाती है वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है, किस आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि कहता है किसी स्थिति की पता का यानी आकलन किस आधार पर नहीं किया, जो जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। धन के आधार पर तो उसका आकलन किया जा सकता है, शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है, और पद के आधार पर भी किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है। ठीक है
अगर आगे बात की जाती है कि यहाँ पे देखना कि कहता है कि औद्योगिकरण जो होता है, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत एवं निम्न जातियों से भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के जो अर्थों में भी बदलाव आया है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अगला कहता है ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। कहता है ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। तो पहला है, कहता है प्राचीन संस्कृत के संवाहक के रूप में, सही है। सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, ये भी सही है। प्रजातंत्र का आदर्श रूप, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया आपका आगे ये कहा गया है कि मौलिक इकाई जो होता है वो पर क्या माना जाता है, तो समाज की मौलिक इकाई परिवार को ही माना जाता है। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक विकास में क्या परिवर्तन हुआ है। सामाजिक विकास जो हुआ है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहला परिवर्तन क्या हुआ है, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है। तो ठीक है भाई, ये तो हुई है, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है। आगे क्या है, कहता है कि जातियों के परंपरागत संबंध कमज़ोर हुए, तो ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। तो पहला ही सही हो जाएगा आंसर। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हो गई है, विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंधों में बदलाव आ गया है। जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त हो चुका है और जात से संबंधित नियम कमज़ोर हो चुके हैं। संयुक्त परिवार जो अगर बात की जाती है का विघटन जो हुआ है वो अब नहीं होता है। ठीक, विघटन, अंतर्जातीय विवाह का उल्लंघन आदि, योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता आदि स्तरों पर भी बदलाव आया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो बहुत क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें, क्वेश्चन भी पूछा गया ये, किसमें, चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। और इसका ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी। कौन, ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। आगे बात कर लेते हैं, या शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में क्या कथन यह कथन किनका है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कथन आपका दिया गया है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। ये कथन किसका है, तो ये किसका है, श्रीनिवास जी का। किसका, श्रीनिवास जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। कहता है कि समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या कहा जाता है, तो व्यवस्थित रूप जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं एवं सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित स्वरूप शामिल होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। तो इसमें जो भी है अगर बात की जाती है तो भौगोलिक कारक होता है। जैसे जहाँ पे जो रहता है उसी हिसाब से वो कपड़े पहनता है। अगर ठंडी वाली जगह पे रहता है तो ऊनी कपड़े पहनता है। या फिर अगर बात की जाती है कि जो भी उसका रहन सहन होता है उसके भौगोलिक कारकों के कारण ही होता है। ठीक है, अगर बात की जाती है कि विपदाओं के कारण अगर गांव क्या होता है बर्बाद हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर बात की जाती है तो मानव दूसरे स्थानों पर जाकर बसता है और वहाँ की प्रथाओं, रीतियों का अध्ययन करता है और रीतियों, मूल्यों आदि को ग्रहण करता है। इसे ही संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। तो अंतरजातीय विवाह में शामिल होते हैं, कारक के सहायक होते हैं। सही है। प्रेम विवाह में भी होता है, सामाजिक विघटन भी होता है। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। औद्योगिकरण से अगर बात की जाती है तो
अगर तो इसमें कौन कौन सा उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियों, औद्योगिकरण आदि शामिल होते हैं या आर्थिक कारक होते हैं। चलिए अगला क्या है, आगे अगर बात की जाती है कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं माना जाता है, तो राजनीतिक कारक जो होते हैं वो माने जाते हैं भाई। अगर सामाजिक समाज में परिवर्तन होता है तो राजनीति का भी इसमें रोल होता है। सूचना प्रौद्योगिकी इसका भी रोल होता है सामाजिक परिवर्तन अगर होता है। और जो सामाजिक गतिशीलता होती है इसका कोई भी रोल नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक का तो होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक का तो होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कहता है सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक पहलू ये सभी होते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं माना जाता है, तो ये समतल परिवर्तन प्रतिमान नहीं माना जाता है। समाज में अगला क्वेश्चन है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है, तो ये वाला अगर बात की जाती है, कहता है समाज में आर्थिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो किसके अंतर्गत, तो उतार चढ़ाव परिवर्तन के अंतर्गत देखा जाता है। उतार चढ़ाव जैसे क्या होता है, आर्थिक अगर बात की जाती है, आर्थिक क्षेत्र में अगर उन कोई समाज में ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब हो गया, इस तरीके से, तो समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को देखा जाता है और अच्छी स्थिति ऊंचे भाग को तथा खराब स्थिति को नीचे वाले भाग को दर्शाया जाता है इसमें। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन माना जाता है, तो चक्रीय परिवर्तन माना जाता है। कौन सा, चक्रीय परिवर्तन माना जाता है। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन माना जाता है, तो चक्रीय परिवर्तन माना जाता है। इसमें अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, क्विक फैक्ट में पढ़ा था, ठीक है। अगला क्या है, कौन परिवार का कार्य अथवा उस परिवार के संबंध में सत्य है। परिवार का कार्य जो है परिवार का कार्य माना जाता है, जैसे यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति तो माना जाता है। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना यह भी माना जाता है। नवजात शिशुओं की देखभाल करना यह भी माना जाता है। और उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन परिवार की विशेषता नहीं है, कौन परिवार की विशेषता नहीं है, तो रक्त संबंधों का बंधन, सामाजिकरण ये भी तो है, सामाजिक नियंत्रण में अप्रभावी साधन, ऐसा कुछ नहीं है। भावनात्मक जो लगाव तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 4, कहता है कि परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो बैकोफन थे। कौन, बैकोफन एक थे, विद्वान थे जिनका नाम था बैकोफन था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है कि हाँ यहाँ पे ग्रामीण, एक मिनट थोड़ा, कहता है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं मानेंगे आप, तो स्थायी जीवन जो है ये कुछ भी इसका परिवर्तन नहीं माना जाता है, ये कारक नहीं माना जाता। नगरीकरण ये तो माना जाता है, पाश्चात्य संस्कृति ये भी माना जाता है, पश्चिमीकरण ये भी माना जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कारक इसके माने जाते हैं अगर ग्रामीण परिवार में परिवर्तन हो रहा है तो। अगला क्या है, आगे जैसे इसमें भी ये याद रखना कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि, पाश्चात्य संस्कृति आदि सभी जो परिवर्तन माने जाते हैं ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण माने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, कहता है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। विशाल आकार ऐसा तो संयुक्त परिवार होता है, यानी संयुक्त परिवार बड़ा होता है। साझा संपत्ति ये भी होता है भाई, परिवार में क्या होता है, साझा संपत्ति होती है। सामूहिक एकता तो होती है भाई, संयुक्त परिवार होता है तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। नातेदारी व्यवस्था की कमी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और ये संयुक्त परिवार होता क्या है, तो इसमें ये भी हमने बताया था 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। और इसमें क्या होता है, धार्मिक कर्तव्य, संपत्ति का पाया जाना, ठीक है, और साझी रसोई, सामूहिक एकता आदि प्रमुख माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कौन वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार माने जाते हैं। तो देखो वंश के, अगर वंश एवं सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है पितृवंशी तथा मातृवंशी। तो उसका हो जाएगा आपका आंसर पितृवंशी परिवार। ठीक है, तो पितृवंशी में होता क्या है और मातृवंशी में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पितृवंशी में परिवार की सत्ता या अधिकार पिता व पुरुषों के हाथों में होती है। ठीक है, पिता पुरुष। और इसमें क्या होता है, मातृवंशी में क्या होता है, जो स्त्री के हाथों में होती है। यानी मातृवंशी परिवार में सत्ता माता या स्त्री के हाथों में होती है, जो परिवार पर नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि दाया भाग पश्चिम परिवार भारत के किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, होता क्या है ये देख लेते हैं। तो अगर इस परिवार में पुत्र को संपत्ति पर अधिकार पिता के मरने के पश्चात ही होता है। ठीक है, और अगर बात की जाती है पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति मांगने का अधिकार नहीं होता है। इस परिवार में पुरुष या स्त्री दोनों संपत्ति में समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विघटन का कारण नहीं माना जाता है। तो अगर बात की जाती है तो पहला है व्यक्तिवाद। वे तो सही है भाई। शिक्षा का प्रसार, ये भी माना जाता है। पश्चिमीकरण, ये भी माना जाता है। और कहता है नहीं माना जाता तो सामान्य धार्मिक कर्तव्य जो होता है ये नहीं माना जाता है। अगला क्या है, जैसे कुछ चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है नगरीकरण अगर होता है तब भी, औद्योगिकरण तब भी, यातायात के साधनों में वृद्धि होती है तब भी, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होता है तब भी, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिवाद, पश्चिमीकरण, परिवार का महत्वपूर्ण वातावरण, ये सभी क्या होते हैं, परिवार विघटन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, कहता है कि भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए एक जिनका नाम था, क्या नाम था, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता तथा जाति गतिशीलता का अध्ययन प्रस्तुत किया। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिला। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आरक्षण की व्यवस्था, इससे तो मिला है। भूमि सुधार से भी मिला है। मताधिकार का अधिकार देने से भी मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपका कहा गया संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, ये भी सही है। उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, प्रतिष्ठा के स्वभाव में बदलाव, ये तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है। ये तो बता सकते हो भाई, जैसे विधवा पुनर्विवाह ये तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कम थोड़ी ना हुआ है, तो सही है। अगर बात की जाती है प्रेम विवाह, ये भी तो होने लगा है। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, ये भी, बाल विवाह जो है इस पे रोक लग गई है। अगर पश्चिमीकरण, पहले क्या था, बाल विवाह अपने यहाँ पे होता था भारतीय समाज में। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, आगे देख लेते हैं। कहता है कि खान पान, रहन सहन, कला, शिक्षा, साहित्य आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए पश्चिमीकरण से। ठीक, पश्चिमीकरण बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अगला कहता है कि कौन सी पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। पहला क्या है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये तो सही है भाई। जाति प्रथा में परिवर्तन, ये भी सही है। रोजगार के विविध अवसर में भी मिले हैं, प्रदान किए, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व समय में क्या था दोस्तों, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, रोजगार के इतने अवसर भी उपलब्ध नहीं थे, जाति प्रथा जो थी अत्यधिक कठोर थी। ठीक है, और परिवर्तन, विचार, मनोवृत्ति में परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आदि प्रमुख हुए हैं। कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है सामाजिक विभेदीकरण, दूसरा है परंपरावाद का बढ़ना,
तो कहता है आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो परंपरा पे अगर बढ़ते रहेंगे तो ये आधुनिक थोड़ी ना होगा, ठीक। तो यही वाला आपका गलत हो जाए, बाकी सभी सही हैं। सामाजिक संरचना में बदलाव, सामाजिक गत्यात्मकता, ठीक है, परिवारवाद, परंपरावाद का बढ़ना, ठीक है, ये वाला आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला अध्याय ही है जिसका नाम है ग्राम विकास, क्या नाम है इसका, ग्राम विकास प्रबंधन। ये नाम है, देख लेते हैं इसमें कौन से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अध्याय 2 है, इम्पोर्टेंट क्विक फैक्ट पढ़ेंगे, और जो भी है आप डीप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको जिसमें इसमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको PDF दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर बात की जाती है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसमें बात करेंगे क्विक फैक्ट की बात करेंगे। और पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्विक फैक्ट में दिए गए। तो पहला आपका क्विक फैक्ट में दिया गया है कि वर्तमान में वर्ष 2020 जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन, ये याद रखना, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो कृषि कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री भी हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहचान की गई सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के 5 घटक माने गए। कौन कौन से, जैसे एक सड़क वाला हुआ, ठीक, पेयजल हुआ, और क्या, आवास हुआ, और स्वास्थ्य हुआ तथा शिक्षा। ये 5 घटक माने जाते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माने जाते हैं। यानी 5 पे ये फोकस करती है, फोकस किया जाता है, 5 कारकों पर फोकस किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, कहता है कि अगला तीसरा पॉइंट क्या था, ग्रामीण विकास के लक्ष्य 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। और क्या है, ग्रामीण विकास प्रबंधन में योजना के निर्माण में से लेकर क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया शामिल होती है। अगला क्या है, कहता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना निर्माण से क्रियान्वयन तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक जिला का अपना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे अभी लिखा था, इसमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा चालू किया गया था। इसको पुनः कब से लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था। इसमें अगर 20 सूत्री का मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम, जैसे अच्छी फसलें पैदावार, ठीक, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, ग्रामीण पीने का पानी, साफ पानी, 2 बच्चों का मानक रखना, शिक्षा का विस्तार करना, व्यक्तियों के लिए आवास करना, शहरी मलिन बस्तियों के सुधार करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, उपभोक्ता का संतुलन करना, गाँव के लिए ऊर्जा प्रदान करना, एक उत्तरदायी प्रशासन। ये सभी यानी लगभग 20 कार्यक्रम इसमें रखे गए थे। आगे बात कर लेते हैं, आगे कौन सा इसमें एक ही क्विक फैक्ट था क्या, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा, ठीक। उसके बाद यहाँ से जब चलते हैं, चलो एक ही क्विक फैक्ट था यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन बात डिस्कस करते हैं। कहता है कि ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये तो सब लोग बता सकते हैं, ग्रामीण विकास विभाग। रेल विभाग क्या करता है भाई, रेलवे के बारे में देखता है। सिंचाई विभाग सिंचाई के बारे में देखेगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। जल विभाग जल के संसाधनों के बारे में डिस्कस करेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है ग्रामीण विकास का, ठीक है। तो उस टाइम पे जो थे उनका नाम था बीरेंद्र सिंह था, जब पेपर हुआ था, ठीक है, ये भी लिखा भी है। और वर्तमान में अगर बात की जाती है तो कौन है, तो वर्तमान में उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और ये भी अगर कुछ पूछा जाता है कि ये कहाँ से सांसद हैं, तो राज्य मुरैना से, यानी जो राज्य है MP, और मुरैना से सांसद हैं। पंचायती राज मंत्री भी हैं और कृषि एवं कल्याण मंत्री भी माना जाता है इन्हें, हैं, ठीक, वर्तमान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन कौन से। पहला विभाग है आपका ग्रामीण विकास विभाग, सही है। दूसरा है आपका भूमि संसाधन विभाग, ये दोनों हैं, ठीक है। तो A और B दोनों आपका सही हो जाएगा आंसर। अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1974 में क्या हुआ था, 1999 से अपना कार्य करते आ रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन करना, रोजगार सृजन करना,
अवसंरचना विकास करना, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रमुख करना। ठीक है, अगर बात की जाती है इनकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। चलिए अगला, अभी हमने पीछे क्विक फैक्ट में पढ़ा था कि ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाई कौन कौन से किए गए हैं, तो पहला है ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना। सही है भाई, जो निर्धन लोग हैं उनको दूरी करना। कब चला था ये तो सब अभी बताया था, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा चलाया गया था। फिर इसे यह कार्यक्रम 2007 से फिर से लागू किया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो अभी पीछे क्विक फैक्ट में बात कर चुके थे। और जैसे सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, पर्यावरण का संरक्षण करना, तो ये सभी चीज़ें, तो ये इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा कार्य जो प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो योजना का बनना प्रबंधन कहता है कार्य प्रबंधन। तो पहला योजना बनाई जाती है, ठीक है, फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसका बजट कितना पैसा लगेगा उसमें वो भी किया जाता है। तो ये एक सभी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ये सभी इसमें आ जाते हैं। चलिए अगला है ग्राम विकास योजनाओं के संदर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन, ये सभी कार्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की, तो मद्रास में। कब, 1903 में। किसके द्वारा, डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर क्या शुरू किया, आदर्श ग्राम योजना शुरू की। और कहाँ से, तो मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम से। ठीक है, सुंदरम ग्राम था तभी और इसका नाम रखा गया था आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आगे क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी। तो इसका क्या नाम, इसका कब से, तो 1920 से। 1920 से 8 ग्रामों में शुरू किया गया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद से 15 ग्रामों में चालू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो भाई कौन कौन से, महाराष्ट्र और पंजाब। अगर बात की जाती है ये किससे बनाते हैं, तो घास, जो किसानों के घास फूस एवं भूसा आदि से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, किससे, घास फूस भूसा आदि से। अगर बात की जाती है तो जो आपके मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आदि सभी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है क्विक फैक्ट वो भी डिस्कस करेंगे, और ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।